इससे पहले जो लेक्चर हमने लिए हुए हैं उसमें हमने प्रोफेज और उसके सारे इवेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज हम तब कहेंगे जब सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं कहाँ पर, मिड पॉइंट पर। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मान लो एक पूरा सेल थी। ठीक है। और सारे क्रोमोसोम जो है वो अब आकर के कहाँ अरेंज हो गए, ये मिड पॉइंट है यहाँ पर पे सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, मेटाफेज। ठीक है। साइट वेयर क्रोमोसोम आर अरेंज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट और मिड पॉइंट, वो जगह जहां पर सारे क्रोमोसोम आकर के अरेंज होते हैं। मान लो जैसे ये सारा क्रोमोसोम यहाँ पर आकर के अरेंज हो गए। ठीक है, तो जो ये जगह है इस जगह को हम लोग नाम देते हैं क्या, मेटाफेजिक प्लेट, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग मिड पॉइंट। माइटोटिक स्पिंडल जो एपरेटस की असेंबली हुई थी प्रोफेज में, तो माइटोटिक स्पिंडल जो एपरेटस है उसमें तीन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के। ठीक है। पहला है हमारा एस्ट्रल फाइबर। ठीक है। दूसरा है हमारा जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, यानी कि ये जो इस सेंट्रोमियर रीजन से जाकर अटैच हो रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सेकंड। ठीक है। और जो तीसरा होता है हमारा, वो होता है हमारा पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। तो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ये वाले हैं। ठीक है, तो तीन तरह के माइक्रोट्यूब्यूल हैं। पहला है एस्टल फाइबर, दूसरा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, और तीसरा जो है हमारा पोलर स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। अब जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है इनका जरा हम रोल यहाँ पर देख ले। तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है ये कैटेलाइज करते हैं सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और या सिस्टर क्रोमैटिड। अब जैसे देखो ये क्रोमोसोम है। ठीक है। यहाँ से हमारा जो काइनेटोकोर जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो यहाँ पर पे बाइंड हो गया आकर के। ठीक है। तो क्रोमोसोम, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड भी है इसके साथ में, तो जो क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करने का जो काम करेगा वो हमारा करेगा कौन, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे देखो ये वाले जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है सेंट्रोमियर वाले रीजन से आकर के क्या किए हैं, बाइंड किए हैं। और इसी से ये इसको, ये वाला इस तरफ खींचेगा और जो ये इधर से बाइंड हुआ होगा वो इस तरफ खींचेगा। तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वो सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करने का काम करते हैं। ठीक। और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम अरेंज हुए हैं, ठीक है, इनके चारों ओर जो देखो इस तरह से ये बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बना लिए हैं। ठीक है, जिससे ये क्रोमोसोम लीक आउट होकर के बाहर ना जा पाए। जो पोलर पोलर लाइक माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो जो क्रोमोसोम है उनको सेल के बीच में रखे रहते हैं, जिससे ये लीक आउट होकर के मतलब साइड में ना चले जाए। ठीक है। और जो एस्ट्रल फाइबर होते हैं, एस्ट्रल फाइबर जो होते हैं इनका काम होता है कि जो हमारा माइटोटिक ये जो बना हुआ है सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम की जो पोजीशन है वो मेंटेन रखने का काम कौन करता है, एस्ट्रल स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये तीनों तरह के हमने माइक्रोट्यूब्यूल का वर्क देख लिया, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल और तीसरा पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। अब बात करते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल की। तो जो हमने देख लिया कि काइनेटोकोर जो है वो सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने का काम करते हैं। दूसरा देखो कि इन मेटाफेज ए सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विद माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ वन साइड पोल and another cystochromatid is associated with microtubule of, यहाँ पर ये लाइन डबल हो गई है तो वन साइड और दूसरा जो होगा वो अनदर साइड। इसको एक तरह से ये समझ लो ये है हमारा सेंट्रोसोम। ठीक है। और ये है हमारा क्रोमोसोम जिसमें रेप्लिकेशन हो चुका है। तो यहाँ से एक काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल निकलेगा वो एक तरफ जुड़ा रहेगा, और दूसरी तरफ का जो यहाँ से जो निकलेगा वो यहाँ जुड़ा रहेगा। तो एक तरफ यहाँ अटैच है और दूसरी तरफ यहाँ अटैच है। वही इस लाइन में लिखा हो गया है कि जो जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है उसकी एक साइड एक तरफ वाले माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में, और दूसरी तरफ के बाद दूसरी तरफ का जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो दूसरी तरफ वाले जो हमारा काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है उसके साथ में जुड़ा रहता है। अब इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाएगा, इसको हम लोग इस तरफ खींच रहे होंगे और इसको हम लोग इस तरफ खींच रहे होंगे। ठीक है। इस तरह से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अलग अलग पोल की तरफ चली जाएंगी। तो ये हो गया हमारा जो मेटाफेज है उसमें कैसे क्रोमोसोम बीच में आए वो हमने देख लिया। अब मेटाफेज के बाद में जो एनाफेज होगी तो ये वाली कंडीशन जो है ना ये एनाफेज में होगी। ठीक है। तो एनाफेज जो होती है इसमें दो मेजर इवेंट होते हैं। पहला सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड जो साथ में जुड़ी हुई थी इनको अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है। और दूसरा है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द रिस्पेक्टिव पोल। इन सिस्टर क्रोमेटिड को तो अलग किया ही गया और उसके अलावा इन दोनों को अलग अलग पोल की तरफ भी ले जाएंगे, एक को इस वाले सेंट्रोसोम की तरफ और दूसरी जो सिस्टर क्रोमेटिड है उसको इस वाले सेंट्रोसोम की तरफ। तो जो पहला पॉइंट है
सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड। तो अकर व्हेन सेपरेज एंजाइम डिस्ट्रॉय कोहेसिन प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू एपीसी। अब देखो होता क्या है, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था क्रोमोसोम कंडेंसेशन और कॉम्पैक्शन में, वहां पर क्या हो रहा था कि क्रोमोसोम की सारी कोहेसिन अलग हो गई थी, केवल जो सेंट्रोमियर वाला रीजन था ना, तो यहाँ पर जो कोहेसिन जो इस तरह से कुछ अटैच थी, ठीक है, यहाँ पर जो कोहेसिन थी केवल वो जुड़ी हुई थी। तो ये कोहेसिन का डिस्ट्रक्शन तब होगा जब क्या होगा कि एपीसी के रिस्पॉन्स में, जब जो हमारा सेपरेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा। तो देखो होता क्या है कि एपीसी जो है वो कैटेलाइज करता है यूबिक्यूटिनेशन ऑफ सिक्यूरिन। तो ये हमारी सिक्यूरिन प्रोटीन है, ठीक है। और जो एपीसी है वो एक यूबिक्यूटिन लाइगेज है। तो एपीसी ने क्या किया, सिक्यूरिन के ऊपर यूबिक्यूटिन लगा दिया, जिससे क्या होगा, सिक्यूरिन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब सिक्यूरिन का डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसके बाद में क्या होगा कि जो सिक्यूरिन है वो हमारा इनहिबिट किया रहता था सेपरेज को, ठीक है। जब एपीसी ने सिक्यूरिन के ऊपर यूबिक्यूटिन लगा दिया तो सिक्यूरिन डिस्ट्रॉय हो गया। जब ये नहीं होगा तो ये सेपरेज को कोई रोक नहीं पाएगा, और जो सेपरेज जो है वो क्या करेगा, जो हमारी कोहेसिन थी उनका डिस्ट्रक्शन कर देगा, जिससे हमारी एनाफेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जरा इसको हम कॉन्सेप्ट को यहाँ इमेज में जैसे समझें, तो देखो दो तरह के मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स हैं जिसे यूबिक्यूटिन लाइगेज बोलते हैं, जो क्या करेंगे अपने सबस्ट्रेट को, जैसे मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है, इस पे यूबिक्यूटिन लगा देते हैं और उसके बाद में जो प्रोटियोसोम होता है वो इस प्रोटीन का या जो भी सबस्ट्रेट है इसका डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो है, एक है हमारा एचसीएफ एंड एपीसी। ये दोनों मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स होते हैं जो यूबिक्यूटिनेट करते हैं सबस्ट्रेट को, जिसके बाद में क्या होगा कि उसका प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जरा इस इमेज में जरा देखो कि तुम्हें तीन लाइन दिख रही होंगी, ठीक है। एक ये हो गई, दूसरी तुम्हारी ये डॉटेड वाली ग्रीन कलर से जो है, और तीसरी तुम्हारी ये है, ये वाली जो है एचसीएफ की है। और एपीसी की दो फॉर्म जो होती है वो एपीसी को दो तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन होती है वो रेगुलेट करती है, एक का नाम है CDH1 और दूसरा है हमारा CDC20। तो यहाँ पे तुम्हें ग्राफ में टोटल 3 लाइन दिख रही है, ये इनकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रही है। जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है ये इसकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी चीज कब हायर एक्सप्रेशन में होगी। तो हम जरा अभी समझते हैं, देखो, ठीक है। तो ए इमेज यानी कि इस वाली इमेज की बात की जा रही है, ठीक है। बी मतलब इस वाली इमेज की बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ इज एक्टिव प्राइमरली ड्यूरिंग इंटरफेज। अब देखो ये है हमारी G1, S, G2 और एम फेज। एम फेज को हमने डिवाइड किया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। तो जो हमारा एचसीएफ होता है वो कहा गया है कि एक्टिव होता है प्राइमरली ड्यूरिंग इंटरफेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एचसीएफ की लाइन कौन सी है, तो ये डॉटेड वाली लाइन जो है वो एचसीएफ की है, ठीक है। तो जीवन जो है यहाँ पर इसका जीवन में कम है, लेकिन उसके बाद में जो एस फेज होती है, एस फेज और G2 फेज में एचसीएफ का अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यानी कि इन्होंने इसको इंटरफेज ही बोल दिया। इसमें हम और स्पेसिफाई करें तो एस और G2, वेयर एज एपीसी मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अभी हमने जैसे पीछे डिस्कस किया कि एपीसी की प्रेजेंस में ही जो हमारा क्या नाम था, सिक्योरिन था, और सिक्योरिन का डिस्ट्रक्शन हुआ और सेपरेज रिलीज हुआ था जिसने एनाफेज को स्टार्ट कराया था, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम दे दिया क्या, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो है एनाफेज जो एपीसी होता है वो एक्टिव होता है ड्यूरिंग माइटोसिस एंड G1 फेज। तो यानी कि जो यहाँ पे एचसीएफ का जो लेवल लो है ना, तो यहाँ पर हाई लेवल जो किसका है, यानी कि हाई लेवल जो है वो हमारा एपीसी का यहाँ पर हाई है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है एपीसी को। तो इन्होंने बोला कि G1 में, और दूसरी है हमारी एम फेज में। तो यहाँ पर देखो कहाँ गया, हम्म, हाँ, ड्यूरिंग माइटोटिक यानी कि एम फेज में और G1 फेज में। तो एम फेज में भी जब तुम देखोगे तो यहाँ पर जो एपीसी का लेवल जो है वो एना फेज में आते आते ही क्या हो गया है, बढ़ गया है। और G1 में एपीसी का लेवल जो है वो G1 में और एम फेज में हाई होता है, और जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ का लेवल जो है वो इंटरफेज यानी कि एस और G2 फेज में हाई होता है, ठीक है। टू डिफरेंट वर्जन ऑफ एपीसी आर इंडिकेटेड, ठीक है। दो एपीसी के वर्जन है, पहला है हमारा CDH1 और दूसरा है हमारा CDC20। दीज टू एपीसी डिफर इन कंटेनिंग आइदर ए CDC20 और ए CDH1 एडॉप्टर प्रोटीन। जो जो हमारा ये है एपीसी, ठीक है। एपीसी की दो एडॉप्टर प्रोटीन है, एक है हमारा
CDH1 और दूसरा है हमारा CDC, स्मॉल डी होगा CDC20। अब देखो कि CDC की जो अडॉप्टर प्रोटीन है वो दो हो गए, जैसे CDH1 हो गया और CDC20 हो गया। तो ये कब डिसाइड, ये जो एडाप्टर प्रोटीन है वो डिसाइड करेंगे कि APC जो है वो कब किसका डिस्ट्रक्शन करेगा। अगर CDH1 अगर इसके साथ बाइंड है APC के साथ में तो किसी और चीज का डिस्ट्रक्शन होगा, और अगर CDC20 बाइंड है तो किसी और चीज का डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया गया है, दीज टू APC डिफरेंट इन कंटेनिंग आइदर CDC20 और ए CDH1 अडॉप्टर प्रोटीन विच अल्टर दी सबस्ट्रेट रिकॉग्निशन। जो क्या करेंगे कि किस सबस्ट्रेट को पहचानना है वो अब डिसाइड होगा किसके द्वारा, अडॉप्टर प्रोटीन के द्वारा, यानी कि CDH1 के द्वारा और CDC20 के द्वारा। ठीक है, APC CDC20 is active early in mitosis at the time when CDH1 is inhibited by CDK1 mediated phosphorylation। अब देखो होता क्या है, तो जो इन्होंने बोला कि जो CDC20 है वो हमारा अर्ली माइटोसिस फेज में, ठीक है, वहां पर क्या होगा, अर्ली माइटोसिस फेज में हमारा कौन एक्टिवेट होता है, CDC20 APC के साथ। तो हमारा अर्ली माइटोटिक यानी कि अर्ली माइटोसिस ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे जब आप, तो ये जो पीक जो दी गई है ये हमारी दी गई है किसकी, CDC20 APC की। ठीक है, तो ये जो अर्ली माइटोटिक फेज में APC CDC20 क्यों एक्टिवेट हो पा रहा है, उसका कुछ रीजन है। तो एक होता है हमारा CDK1 काइनेज। ठीक है, तो CDK1 जो काइनेज होता है ये CDH1 का फॉस्फोरिलेशन किए रहता है। ये जब इस पे फॉस्फेट लगा देगा तो ये क्या हो जाएगा, CDH1 इनहिबिट हो जाएगा। जब CDH1 इनहिबिट हो गया तो CDC20 जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेटेड होगा। तो अर्ली एम फेज में CDC20 APC के साथ में हायर एक्सप्रेशन शो कर रहा है या एक्टिवेटेड फॉर्म में। इसका रीजन ये है कि जो हमारा CDH1 है उसको इनहिबिट कर रखा है किसने, CDK1 ने। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि CDH1 इज इनहिबिटेड बाय CDK1 मीडिएटेड फॉस्फोरिलेशन। CDK1 ने क्या किया है कि CDH1 का फॉस्फोरिलेशन किया है जिससे वो इनहिबिटेड है, और CDC20 का जो APC CDC20 है उसका लेवल अर्ली एम फेज में बढ़ा हुआ है। ठीक है, एज CDK1 एक्टिविटी ड्रॉप, जैसे जैसे क्या होगा कि इसकी एक्टिविटी जो है वो स्लो पड़ेगी तो ये इसका फॉस्फोरिलेशन कर नहीं पाएगा, तो CDH1 का लेवल क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे CDH1 की एक्टिविटी बढ़ेगी CDC20 की एक्टिविटी सप्रेस होगी। तो वही बोला गया है कि एज CDK1 एक्टिविटी ड्रॉप शार्पली इन लेट माइटोसिस, जैसे जैसे माइटोसिस में आगे बढ़ेंगे तो जो CDK1 था उसकी एक्टिविटी जो है वो घटेगी। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, जैसे CDK1 की एक्टिविटी बढ़े घटेगी तो जो हमारा CDH1 है वो एक्टिवेट होने लगेगा। तो देखो जैसे जैसे एम फेज आगे बढ़ रही है तो जो हमारा CDC25 था इसकी एक्टिविटी, CDC20 जो है इसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, क्योंकि जो हमारा CDK1 था उसकी एक्टिविटी भी घट रही है, जिससे ये CDH1 को रोक नहीं पाएगा। तो ये और ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर CDK1 की एक्टिविटी घटेगी तो CDC20 की एक्टिविटी भी घटेगी। अगर इन दोनों की एक्टिविटी घटेगी CDK1 और CDC20 की तो APC CDH की एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ, CDH1 इज एक्टिवेट होगा लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ APC CDH1। जैसे CDH1 की एक्टिविटी बढ़ी तो APC CDH1 भी एक्टिवेट हो जाएगा। द लेवल सैक स्टैंड फॉर स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। देखो यहाँ पर एक सैक लिखा हुआ है, तो ये है हमारा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि सारे क्रोमोसोम जो है वो मतलब सही से अरेंज हो गए हैं मेटाफेजिक प्लेट पर या नहीं हुए हैं। ठीक है, तो द लेवल सैक स्टैंड फॉर स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। द सैक प्रिवेंट APC CDC20 फ्रॉम ट्रिगरिंग एनाफेज। देखो लास्ट इमेज में जैसे हमने देखा ना कि APC CDC20, तो यहाँ पर जो हमारा APC के साथ में CDC20 था, इसने क्या किया था, सिक्यूरिन का यूबिक्विटिनेशन किया जिससे सेपरेज आजाद हो गया था और एनाफेज शुरू हो गई थी। तो APC को जो है वो हमारा सैक जो है मतलब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ये इसको इनहिबिट किए रहता है जब तक कि सारे क्रोमोसोम जो है वो मिड पॉइंट पर अरेंज ना हो जाए। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इमेज के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं जो दूसरी इमेज है इसके बारे में। तो
जैसे ही क्या हुआ कि लेट मतलब एम फेज में पहुंचे, यानी कि एन फेज तक पहुंच गए, बस ये हमारा CDC20 एक्टिवेट हो गया था। तो APC CDC20 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग प्रोटीन सच एज सिक्योरिन दैट इनहिबिट एनाफेज। तो सिक्योरिन ने सेप्रेज को रोके हुए था, जिस वजह से एनाफेज रुकी हुई थी। तो जैसे ही क्या हुआ कि APC CDC20 एक्टिवेट हुआ, वैसे ही सिक्योरिन का यूबिक्यूटिनेशन किया गया। जैसे इसका सिक्योरिन का यूबिक्यूटिनेशन किया गया, डिस्ट्रॉय होगा, तो सेप्रेज हमारा आजाद हो जाएगा और एनाफेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सबस्ट्रेट प्रमोट्स द मेटाफेज टू एनाफेज। जैसे ही ये होगा तो हमारी मेटाफेज से एनाफेज में जो सेल है वो प्रोसेस आगे प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है। APC CDH1 is responsible for ubiquitination proteins such as mitotic cyclin that inhibit exit from mitosis। तो जो APC CDH1 जो था, ये हमारा क्या करेगा, उन प्रोटीन का यूबिक्यूटिनेशन करता है जो माइटोटिक साइक्लिन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाले, जिससे क्या होगा कि सेल जो है वो माइटोसिस से बाहर निकल आएगी। ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस सबस्ट्रेट प्रमोट्स द माइटोसिस G1 ट्रांजिशन। APC CDH1 एक्टिविटी ड्यूरिंग अर्ली G1 हेल्प मेंटेन द लो साइक्लिन। तो जैसे यहाँ पर जैसे दिया गया है, तो जो APC CD APC CDH1 का लेवल जो है वो यहाँ पर लो है, जिससे क्या होता है कि ये जो साइक्लिन और CD की एक्टिविटी है इनको लो किए रहता है। तो ये जो पूरा यहाँ पर एक तरह से ही समझ लो कि ये जो है माइटोटिक साइक्लिन डिस्ट्रॉय कराता है कौन, CDH1। ठीक है। APC के साथ में जब CDH1 होगा तो वो माइटोटिक साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन कराएगा, जिससे सेल जो है वो जीवन जिससे एक्सिड हो जाएगी, किससे, माइटोटिक फेज से बाहर निकल आएगी। ठीक है। और जो APC के साथ में अगर CDC20 होगा तो CDC20 के साथ में सेक्यूरिन को वो सेपरेस को डिस्ट्रॉय कराएगा, जिससे सेक्यूरिन हमारा आजाद होगा और हमारी जो सेल जो है वो मेटाफेज से एनाफेज में चली जाएगी। ठीक है। तो ये इस तरह से हमने APC की दोनों सब यूनिट जो है, जो रेगुलेटरी सब यूनिट है, CDC20 और CDH1, इनके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है। अब जो अगली फेज है हमारी, वो है हमारी एनाफेज। ठीक है। एनाफेज में दो चीजें डिस्कस करनी है। तो पहला पॉइंट था जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा है हमारा मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द पोल। जब सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होंगी उसके बाद में क्या होगा कि उनको अलग अलग पोल की तरफ भेजना पड़ेगा। जैसे मान लो एक पोल ये है, एक पोल ये है, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग तो हो गई, ठीक है, लेकिन इनको इस पोल की तरफ जाना होगा। तभी हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में मतलब सेल को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर पाएंगे जब ये अपने रिस्पेक्टिव पोल पर पहुंच जाएगी। तो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन एनाफेज इज ड्यू टू द डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पर जो है वो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए हैं। इस क्रोमोसोम को इस तरफ लेकर आना, तो इस माइक्रोट्यूब्यूल को हमें तोड़ करके छोटा करना होगा ताकि ये जो है वो यहाँ पर आ पाए। तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, इनका डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे जो क्रोमोसोम जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुंच पाते हैं। ठीक है। इन एनाफेज डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल अकर एट बोथ एंड। तो देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल ये सेंट्रोसोम से अराइज हो रहे थे, तो दो एंड है, एक है पॉजिटिव एंड और दूसरा है निगेटिव एंड। निगेटिव एंड से हमेशा क्या होता था, डीपॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है। और पॉजिटिव एंड पर पॉलीमराइजेशन होता है। लेकिन इस फेज एना फेज में हमें क्या करना होता है, इस क्रोमोसोम को रैपिडली अपने रिस्पेक्टिव पोल तक लेकर आना होता है। तो इस कंडीशन में दोनों जगह से डीपॉलीमराइजेशन होगा, पॉजिटिव एंड से भी डीपॉलीमराइजेशन होगा और निगेटिव एंड से भी डीपॉलीमराइजेशन होगा। स्लाइडिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑन माइक्रोट्यूब्यूल इन एनाफेज इज मीडिएटेड बाय डायनिन मोटर प्रोटीन। अब देखो एक चीज ये समझ लो कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं उनकी दो मोटर प्रोटीन होती है, एक होती है हमारी डायनिन मोटर प्रोटीन और दूसरी होती है काइनेसिन मोटर प्रोटीन। ठीक है, काइनेसिन। तो जो डायनिन मोटर प्रोटीन होती है ये हमारी निगेटिव एंड होती है और काइनेसिन जो होती है वो हमारी पॉजिटिव एंड होती है। तो जो सेंट्रोसोम होता है इसके पास में निगेटिव एंड है। ठीक है। तो अगर क्रोमोसोम को इस तरफ लेकर आना है तो हमें निगेटिव एंड वाली मोटर प्रोटीन चाहिए, तो वो हमारी कौन है, डायनिन मोटर प्रोटीन है। तो जो क्रोमोसोम की मूवमेंट होगी माइक्रोट्यूब्यूल पर इन एनाफेज, वो डायनिन मोटर प्रोटीन मीडिएटेड करती है। ठीक है। एनाफेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सब फेजेस। एनाफेज को हम लोग दो सब फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारी एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज बी, एनाफेज ए और एनाफेज बी। तो एनाफेज ए होती है, ये रिप्रेजेंट करती है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड द पोल बाय डीपॉलीमराइजेशन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। यानी कि ये हमारा क्रोमोसोम था, ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है। तो इसको जब हम इस पोल की तरफ ले जाएंगे तो इस फेज को हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, एनाफेज ए।
ठीक है। दूसरी जो फेज है हमारी एनाफेज बी, ये रिप्रेजेंट करती है पॉलीमराइजेशन ऑफ पोलर माइक्रोट्यूब्यूल दैट लीड टू मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल वो थे ना जो बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, जैसा कि ये वाली इमेज में ये जो है ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल थे, ठीक है। तो ये पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ये पॉलीमराइज करेंगे और सेंट्रोसोम जो है, जैसे मान लो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेंट्रोसोम है, तो जब ये पॉलीमराइज करेंगे तो इस सेंट्रोसोम को धक्का देंगे कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चले जाएं। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में हमारा है पॉजिटिव एंड, तो जब पॉजिटिव एंड की तरफ हमें जाना है तो जो यहाँ पर जो मोटर प्रोटीन जो इन्वॉल्व होगी उसका नाम है हमारा क्या, काइनेसिन, ठीक है, NaCl, काइनेसिन। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि दैट लीड मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन मीडिएट करेगा, जो हमारी काइनेसिन मोटर प्रोटीन है वो। डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एस्ट्रल फाइबर, और एनाफेज बी में ही जो हमारा एस्ट्रल फाइबर थे जो यहाँ से निकले हुए थे ये सेंट्रोसोम से, तो उनका भी डीपॉलीमराइजेशन कब होगा, एनाफेज बी में। अब हम बात करते हैं, हमारी एनाफेज कंप्लीट हो गई, तो एनाफेज में हमें मेनली किस किस को याद रखना है, तो एनाफेज में आपको एपीसीज के बारे में पढ़ना है। तो एपीसीज में दो तरह से है, एक है हमारा CDC20 है और दूसरा है हमारा CDH1, ठीक है। CDH1 की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है कौन, CDK1। ये क्या करेगा, इस पे फॉस्फेट लगा देगा जिससे ये इनहिबिट रहेगा। तो जो हमारा अर्ली जी फेज होती है, जी फेज में ये एक्टिवेट होता है, और इस तरह से जो हमने पूरा पीछे डिस्कस किया है वो हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीलोफेज की। जब एनाफेज कंप्लीट हो गया, यानी कि जो क्रोमोसोम थे वो अपने अपने सेल के रिस्पेक्टिव पोल की तरफ चले गए, ये क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने पोल की तरफ क्या हो गए, आ गए। अब हम क्या करेंगे, सेल को बीच से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, टीलोफेज। तो जो सेल साइकिल होती है, जो एम फेज को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोफेज, प्रोफेज को हम पहले डिस्कस कर चुके थे, आज हमने मेटाफेज और एनाफेज डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, टीलोफेज को। टीलोफेज के बाद में क्या होगा कि जो हमारी साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम अपने अपने एंड पर पहुंच गए, लेकिन अभी जो सेल जो है वो डिवाइड नहीं हुई है। तो टीलोफेज में जो है वो तीन मेजर इवेंट है, जो हमने प्रोफेज में इवेंट किए थे ना उसी को हम जस्ट रिवर्स करेंगे, कहां पर, टीलोफेज में। तो टीलोफेज में क्या होगा, जो माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस हमने यहाँ पर बनाए थे, ठीक है, इसका हमने डिसअपियरेंस करा देना टीलोफेज में, ठीक है। तो प्रोफेज में हमने बनाए थे और जो हमारी टीलोफेज है वहां पर हम उसको डिसअपियर करा देंगे, किसको, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस को, क्योंकि इसका जो रोल था एनाफेज में वो खत्म हो चुका है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप हमने डिसअपियर कराया था तो वो वापस रीअपियर हो जाएगा। क्रोमोसोम का जो हमने कंडेंसेशन किया था प्रोफेज में, वो हमारे क्रोमोसोम अब कैसे हो जाएंगे, डिकंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो द डिसअपियरेंस ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियोप्लाज्म इज एसोसिएटेड विद द रिटर्न ऑफ सेल इन इंटरफेज। जैसे ये सारे इवेंट्स जो प्रोफेज वाले हैं वो वापस से रिपीट किए जाएंगे, यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर होगा या क्रोमोसोम का डिकंडेंसेशन होगा, वैसे सेल जो है वो सेल साइकिल से बाहर निकल आएगी, यानी कि वो आ जाएगी कहां पर, अपना इंटरफेज में, ठीक है। डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ कंडेंसिन प्रोटीन फ्रॉम क्रोमोसोम। जो कंडेंसिन प्रोटीन जो क्रोमोसोम जैसे लंबे लंबे थे उनको कंडेंस करने का जो काम कर रही थी, ठीक है, वो कंडेंसिन का भी रिलीज कब होता है, टीलोफेज में होगा। जैसे ही टीलोफेज के सारे इवेंट हो जाएंगे उसके जस्ट बाद फॉलो होती है हमारी कौन, साइटोकाइनेसिस, यानी कि क्रोमोसोम ने यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस। उससे पहले हम एक बार पूरा डिस्कशन देख लेते हैं कि अब तक की हमने क्या क्या देखा। तो प्रोफेज में हमने देखा था क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस हो रहा था या कॉम्पैक्ट हो रहा था, और जिसे हमने नाम दिया था क्या, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोसोम। तो देखो ये क्रोमोसोम है जो एक सेंट्रोसोम से अटैच है, इसकी दो सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। साइटोस्केलेटन इज डिसअपियर एंड माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल। साइटोस्केलेटन जो सेल में पहले से प्रेजेंट था तो वो डिसअपियर हुआ पूरा और माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस की असेंबली हुई। ईआर, गोल्जी और न्यूक्लियर एनवेलप ये सब डिसअपियर हो गए थे प्रोफेज में। प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक स्टेज और होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रो मेटाफेज,
फेज। तो क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू काइनेटोकोर टू क्रोमोसोम। अब देखो क्या होगा कि जो ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल थे वो जाएंगे और काइनेटोकोर से अटैच कर जाएंगे कहां पर, प्रो मेटाफेज में, क्योंकि मेटाफेज में बीच में आ रहे हैं। ठीक है, आने से पहले क्रोमोसोम को बांधना पड़ेगा किसके साथ में, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में। तो क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। तो अब इसके बाद में क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो इस इक्वेटर पर लाए जाएंगे। जब ये सारे क्रोमोसोम यहाँ पर आ जाएंगे, उस फेज को हम लोग नाम देते हैं क्या, मेटाफेज। तो क्रोमोसोम आर अलाइंड अलोंग मेटाफेजिक प्लेट अटैच्ड बाय क्रोमोसोमल माइक्रोट्यूब्यूल टू बोथ पोल। तो क्रोमोसोम जो है वो इस वाले पोल के माइक्रोट्यूब्यूल के साथ भी अटैच है और इस वाले पोल के माइक्रोट्यूब्यूल के साथ भी अटैच है। तो ये है मतलब जो मैन मेड इमेज है, इसको बनाया गया है। लेकिन ये वाली जो इमेज है ये रियल इमेज है, जो किसी डिवाइडिंग सेल के अंदर से उसको स्टेन करके प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारी एनाफेज स्टार्ट होगी। एनाफेज में क्या होगा कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट। तो सेंट्रोमियर जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। स्पिंडल पोल मूव्स फार्दर अपार्ट। और जो हमारा जो ये सेंट्रोसोम था वो भी अपने अपने पोल की तरफ मूव करेगा। जब ये मूवमेंट हो जाएगी उसके बाद में हमारा टीलोफेज हो जाएगी। तो हमने जो प्रोफेज में जो सारे इवेंट किए थे उन इवेंट को हम लोग रिवर्स करा देंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल, क्रोमोसोम बिकम डिसअपियर। जो क्रोमोसोम जो है वो डिसअपियर होने लगेंगे, यानी कि क्रोमोसोम का डिकंडेंसेशन होने लगेगा। न्यूक्लियर एनवेलप हमने डिसअपियर कराया था प्रोफेज में, तो यहाँ पर रीअपियर होगा। गोल्जी और ईआर जो है वो फिर से बनेंगे, यानी कि वो भी रीअपियर होंगे। और डॉटर सेल जो है वो बनेगी इसके बाद में, जब जैसी टीलोफेज कंप्लीट होगी उसके बाद में हमारी साइटोकाइनेसिस होगी, उसके बाद में हमारी डॉटर सेल बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो दो तरह से साइटोकाइनेसिस पढ़नी है हमें, पढ़नी है प्लांट में साइटोकाइनेसिस और एनिमल में साइटोकाइनेसिस। तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच सेल डिवीजन इनटू टू डॉटर सेल। ये वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, साइटोकाइनेसिस आल्सो रिप्रेजेंट डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस मतलब देखो क्या हुआ, साइटो मतलब सेल और काइनेसिस मतलब तोड़ना। इससे पहले हम लोग पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब डिवीजन। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो दो तरह से पढ़नी है हमें, प्लांट में भी पढ़नी है और एनिमल में भी पढ़नी है। एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अकर बाय क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन। एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज फ्यूरो बनती है, मतलब इस तरह से यहाँ पर एक कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड बनेगा जिससे एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। और जो प्लांट में साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल प्लेट के फॉर्मेशन द्वारा होती है। जरा इस इमेज में देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि एक बीच में यहाँ पे एक सेल प्लेट बनेगी जिससे एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो पहले हम एनिमल सेल को डिस्कस करते हैं। तो इन एनिमल सेल फोर्स फॉल फॉर क्लीवेज फ्यूरो फॉर्मेशन इट प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड असेंबल जस्ट बीनेथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में क्या होगा, ये हमारी सेल थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड बनता है जो फोर्स क्रिएट करेगा, जो यहाँ पर दबाएगा सेल को, जिससे क्या होगा कि ये सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो। और जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड जो होता है वो हमारा एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन बेस्ड होता है। ठीक है, द कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड कंसिस्ट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, द साइटोकाइनेसिस इज कैटलाइज्ड बाय एक्टिन एंड मायोसिन। तो कहा जाए कि एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होती है क्या वो एक्टिन और मायोसिन या क्या माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड है, तो हाँ ये क्वेश्चन सही है कि एक्टिन और मायोसिन बेस्ड है एनिमल में साइटोकाइनेसिस। जो एक्टिन और मायोसिन की जो असेंबली होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड की जो असेंबली होती है वो एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है क्या, रो ए जी प्रोटीन। जी मतलब जीपीसीआर पर रो ए की एक्टिविटी डिपेंड होती है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड की असेंबली होती है वो रो ए प्रोटीन पर बेस्ड होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि एनिमल में कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड बनेगा जो एक्टिन और मायोसिन द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से ये सेल जो है वो क्या होगी, दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस कुछ इस तरह से है, जो कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड बेस्ड है, जो एक्टिन और मायोसिन का बना हुआ है। वहीं हम बात करें प्लांट सेल की, तो जो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है वो क्या होती है, सेल प्लेट के फॉर्मेशन द्वारा होती है। तो रियल में हम समझ लें कि सेल प्लेट है क्या। तो सेल प्लेट जो है कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी हुई है, सेलुलोज। और हमें एक चीज ये भी पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, वो भी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो सेल प्लेट फॉर्म व्हेन वेसिकल कंटेनिंग सेलुलोज आर फ्यूज्ड टुगेदर इन द सेंटर ऑफ सेल। तो ये क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर इस इमेज में जरा अच्छे से समझ पाएंगे, तो ये वेसिकल है, इनके अंदर सेलुलोज भरा हुआ है।
ठीक है। और ये वो जगह है जहां पर सेल प्लेट बनाना है। तो ये वेसिकल जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर जा करके दोनों तरफ से फ्यूज होंगी और यहाँ पर एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना देंगी, जिस जगह से क्या हो जाएगी, सेल जो है वो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो वेसिकल मूवमेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेल इज डायरेक्टेड बाय ए फ्रेगमोप्लास्ट। तो जब हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था तो वहां पर भी हमने फ्रेगमोप्लास्ट डिस्कस किया था। तो जो वेसिकल की जो मूवमेंट है सेंटर की तरफ, वो फ्रेगमोप्लास्ट मीडिएट करता है। अब बात करें कि फ्रेगमोप्लास्ट है क्या, तो फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस से। तो जो सेल की जो वेसिकल है जिनकी द्वार जिनके अंदर भरा हुआ है हमारा क्या, सेलुलोज, तो उसकी जो डायरेक्टेड है, जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर, वो फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है। द प्लेन ऑफ साइटोकाइनेसिस इज डिटरमाइंड द माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। तो जहां पर माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस की असेंबली हुई थी, वहीं पर हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का प्लेन वही होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार सीएसआईआर में पूछा गया है कि जो साइटोकाइनेसिस का प्लेन है वो कहाँ डिसाइड होगा, तो जहां पर माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बनेगा वहीं पर हमारे साइटोकाइनेसिस होगी। तो हमने दोनों में देख लिया, एनिमल सेल में भी देख लिया, जो साइटोकाइनेसिस होती है वो क्लीवेज फिरो के द्वारा होती है, और जो प्लांट सेल होती है वो वहां पर साइटोकाइनेसिस जो है वो हमारी सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होती है। और जो सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टेड होता है फ्रेगमोप्लास्ट के द्वारा, यानी कि जो वेसिकल मूवमेंट है टुवर्ड द सेंटर वो कौन डायरेक्ट करेगा, फ्रेगमोप्लास्ट करेगा। फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, जो ओरिजिनेट होता है कहाँ से, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस से। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो सेल साइकिल था उसका सबसे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमारा इंटरफेज। इंटरफेज को हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में। तो इंटरफेज में हमारा था G1 S G2। फिर हमने सेकेंड लेक्चर में मतलब एम फेज को डिस्कस किया। एम फेज को हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, एक था हमारा कैरियोकाइनेसिस और दूसरा था हमारा साइटोकाइनेसिस। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो हमने डिस्कस किया, इसमें हमारी 4 फेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक फेज और है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रोमेटाफेज। उसके बाद हमारी साइटोकाइनेसिस को हमने डिस्कस किया। साइटोकाइनेसिस में हमारी 2 फेज है, एक है, 2 तरह से हमने इसको पढ़ना है, एक पढ़ना था प्लांट सेल में और दूसरा पढ़ना था हमें एनिमल सेल में। प्लांट सेल में जो है वो जो साइटोकाइनेसिस होती है वो सेल प्लेट के फॉर्मेशन द्वारा थी, और एनिमल सेल में जो है वो कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड के थ्रू है। ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड जो है वो एक्टिन और मायोसिन डिपेंडेंट था, और सेल प्लेट जो है वो हमारी फ्रेगमोप्लास्ट या जो कहे माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस जो है उसके द्वारा बन रहा था, फ्रेगमोप्लास्ट वो रेगुलेट कर रहा था। तो इस तरह से हमने सेल डिवीजन पूरा पढ़ लिया है कि किस तरह से G1S G2M फेज चल रही हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल का रेगुलेशन, कि किस तरह से सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाता है। धन्यवाद।